हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 से बहुत ही इम्पॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला क्वेश्चन है, हु लेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, यानी 1815 में वियना कांग्रेस की मेज़बानी किन्होंने की थी? तो आंसर हो जाएगा क्लीमेंस वॉन मेटरनिक, यानी ड्यूक मेटरनिक ने, जो उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना? कांग्रेस ऑफ वियना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियनिक युद्ध के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना। तीसरा नंबर है, विच ईयर मार्क द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी किस वर्ष फ्रांस की क्रांति हुई? तो 1789 में। हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो किंग लुई 16वां। विच डॉक्यूमेंट डिक्लेयर द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसा कौन सा दस्तावेज आया जिन्होंने मैन और सिटीज़न की, यानी इंसानों की और नागरिकों की अधिकारों की बात की? तो यह था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीज़न। फिर है, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति होने के बहुत सारे कारण थे। अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो बहुत सारा कारण आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक लाइन में पूछा जा रहा है तो इसका हो जाएगा सोशल इनइक्वालिटी, यानी सामाजिक असमानता। उस समय समाज में बहुत असमानताएं थी, और फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी आर्थिक रूप से कमजोरियाँ। फिर है, हु वॉज द एम्पेरर ऑफ फ्रांस हु इस्टेब्लिश द नेपोलियनिक कोड, यानी फ्रांस के उस राजा का नाम बताइए, उस सम्राट का नाम बताइए जिन्होंने नेपोलियनिक कोड स्थापित किया था? तो वो खुद नेपोलियन बोनापार्ट थे। 1804 में ये कोड लागू किया गया था, जिसे सिविल कोड के भी नाम से जाना जाता है। इस कोड में बहुत सारे नियम ऑफ रूल्स दिए गए थे जिससे कि आसानी हो सके। इन विच ईयर वॉज द नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस, किस साल यह कोड लागू किया गया था? तो 1804 में। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द नेपोलियनिक कोड? नेपोलियनिक कोड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो टू रिफॉर्म एंड कोडिफाई फ्रेंच लॉ। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना, और कोडिफाई का मतलब होता है सांकेतिक शब्दों में बदलना। तो नेपोलियनिक कोड का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंच लॉ को सुधार करना और उसे सांकेतिक शब्दों में बदलना। फिर विच इवेंट मार्क द एंड ऑफ नेपोलियन रीजन इन यूरोप? रीजन का मतलब होता है शासन। कौन सी ऐसी घटना घट गई जिससे यह बात क्लियर हो गई कि अब नेपोलियन रीज का जो है एंड हो गया है? तो वाटरलू का युद्ध, जो कि 1815 में हुआ था, इसमें नेपोलियन की हार हो गई थी और उसके बाद उन्हें टापू पर कैद करके भेज दिया गया था, जहाँ पे कुछ वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। हु वेयर द की पार्टिसिपेंट्स इन द कांग्रेस ऑफ वियना? वियना का जो सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत सारे राष्ट्रों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि सब मिलकर कहीं ना कहीं नेपोलियन को हराने में शामिल थे। और अब जब नेपोलियन हार गए थे तो इन्होंने वियना कांग्रेस लाया गया ताकि शक्ति संतुलन को बैलेंस कर दिया जाए यूरोप में। तो उसमें मिले हुए थे ऑस्ट्रिया, प्रसा, रशिया और यूनाइटेड किंगडम। अब 12 नंबर है कि व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द कंजर्वेटिव एट द कांग्रेस ऑफ वियना? वियना के कांग्रेस में जो कंजर्वेटिव थे, जो कि रूढ़िवादी लोग थे, उनका क्या एम था? उन्होंने इस कांग्रेस में क्यों पार्टिसिपेट किया था? उनकी क्या इच्छा थी? तो वो चाहते थे टू रिस्टोर द ओल्ड मोनार्की एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। पुराने समय में जो मोनार्की थी, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, यानी पहले के समय में जो राजतंत्र थी उसको वापस लाया जाए, और जो पारंपरिक संस्थान थे उनको भी वापस लाया जाए। कंजर्वेटिव ये चाहते थे। फिर विच कंट्री वॉज द लीडिंग फोर्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी?
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी जर्मनी का एकीकरण करने में सब कौन सी कंट्री लीडिंग फोर्स की तरह थी? लीडिंग फोर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति या बहुत सारा ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति, जिसके कारण की कोई चीज़ होती है, जिसके कारण जो किसी चीज़ भी होने का कारण बनता है। तो यहाँ पे कौन सा सबसे पावरफुल देश की बात हो रही है, इन्फ्लुएंशियल देश की बात हो रही है, तो वो है प्रसा। फिर है कि हु वाज द चांसलर ऑफ प्रसा हु प्लेड ए की रोल इन जर्मन यूनिफिकेशन। प्रसा के चांसलर का नाम बताइए जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। फिर है 15 नंबर, इन विच ईयर वॉज द जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड, यानी किस वर्ष जर्मन के एम्पायर का प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषणा किया जाना, यानी किस वर्ष जर्मन एम्पायर का घोषणा किया गया, तो 1871 में। विच इवेंट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कौन सी घटना, किस घटना के कारण इटली का एकीकरण हुआ, तो इटालियन यूनिफिकेशन के लिए बहुत सारे युद्धों को लड़ा गया था। हु वॉज द लीडिंग फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली के एकीकरण में कौन थे जो सबसे शक्तिशाली और इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, तो वो थे गिसेप्पे गैरिबॉल्डी। विच वॉर प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका किस युद्ध ने निभाई थी, वो थे फ्रैंको प्रशियन वॉर। What was the significance of the फ्रैंको-प्रशियन वॉर, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। तो फ्रैंको प्रशियन वॉर का महत्व क्या था, तो इसका महत्व ये था कि इसी के कारण जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ और जर्मन एम्पायर की, जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, किस वर्ष से यह पता चला कि अब यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही है, किस वर्ष शुरू हो रही थी, तो लगभग 1760 के आसपास। What was the main economic impact of the industrial revolution in Europe? इकोनॉमिक यानी आर्थिक और इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो यूरोप पर औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था, तो ये हुआ क्या था कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, औद्योगिक इकोनॉमी जो थी, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं में उछाल आ गया था, वो बढ़ गई थी और प्रोडक्शन यानी उत्पादन भी बढ़ गया था। हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किन्होंने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी उनके द्वारा जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया उनके केंद्र बिंदु में क्या था, तो उनके केंद्र बिंदु में क्या था, तो ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम को निकाल देना, उसे बाहर फेंक देना। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी व्यवस्था को निकाल देना और सोशलिज्म यानी समाजवाद को लागू करना। विच कंट्री एक्सपीरियंस द रेवोल्यूशन ऑफ 1848, यानी 1848 में जो क्रांति हुई तो उससे कौन कौन देश एक्सपीरियंस किए, कौन कौन देश प्रभावित हुए, तो यूरोप में बहुत सारा देश था, एक तो था फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। फिर क्वेश्चन है कि मेन आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 इन फ्रांस, आउटकम का मतलब होता है परिणाम। जब 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका मुख्य परिणाम क्या आके निकला, तो इससे हुआ क्या, फ्रेंच सेकेंड रिपब्लिक की स्थापना हुई। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच सेकेंड रिपब्लिक, फ्रेंच सेकेंड रिपब्लिक जो कि 1848 के क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो लुइस नेपोलियन बोनापार्ट। विच इवेंट मार्क द एंड ऑफ द फ्रेंच सेकेंड रिपब्लिक, ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके कारण फ्रेंच सेकेंड रिपब्लिक का अंत आ गया, तो कुप इडेट बाय लुइस नेपोलियन बोनापार्ट इन 1851, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा कुप डी इटेट। 28 नंबर है, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ द सेकेंड फ्रेंच एम्पायर, सेकेंड फ्रेंच एम्पायर का सम्राट खुद को किन्होंने घोषित कर लिया, तो लुइस नेपोलियन बोनापार्ट और उन्होंने नाम क्या रखा अपना, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन थर्ड।
इन विच ईयर वॉज द सेकेंड फ्रेंच एम्पायर इस्टेब्लिश?